इस पुस्तक के तीसरे भाग में सफलता की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यहाँ पे लेखक बताता है कि सफलता की क्या प्रक्रिया है। कोई तितली कैसे बन जाता है? तुम्हारी उड़ने की इच्छा इतनी प्रबल हो कि तुम कैटरपिलर की जिंदगी छोड़ने के लिए तैयार हो। ये बात कही है ट्रीना पॉल्स ने। सफलता एक यात्रा है। यह आगे बढ़ने की एक यात्रा है जिसमें हम सकारात्मक उद्देश्यों के लिए आगे बढ़ते हैं। आपकी कुछ इच्छाएं होती हैं और आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक निर्णय लेते हैं। आप जिंदगी जितनी ज्यादा इच्छाएं रखेंगे, आप उतनी ज्यादा चीजों को प्राप्त करेंगे। एक बार जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं और स्वयं को एक बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए बदलने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। हम दूसरे फील्ड में यहाँ तक कि नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में भी आप अपने लक्ष्य तय करते हैं और फिर उन्हें पूरा करने के लिए एक कार्य प्रणाली तैयार करते हैं। इसे सफलता की प्रक्रिया कहा जाता है और इसी प्रक्रिया को अपनाकर बिजनेस में बहुत सारे लोगों ने ऊंचाइयां प्राप्त कर ली। इस प्रक्रिया में मास्टरी पाना एक यात्रा सा है। इस प्रक्रिया में होने वाले काम के लिए प्रतिबद्ध होकर आप हर बीतते दिन के साथ एक बेहतर नेटवर्क मार्केटर बनते जाएंगे, जिससे आप खूब ऊंचाइयां पाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। जो प्रक्रिया इस किताब में बताई गई है वह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का मूल है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मार्केटिंग लीडरों की सफलता का गहन अध्ययन के बाद इस प्रक्रिया को तैयार किया गया है। लोगों ने 11 सालों से ज्यादा इन सिद्धांतों को अपनाया और असीमित सफलता प्राप्त की है। बिजनेस में सफलता के लिए ट्रेनिंग, अनुशासन एवं कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। पर अगर आपको इन चीजों से डर नहीं लगता है, तो पहले जैसे अवसर आज भी मौजूद हैं। डेविड रॉक फैलर, ये बात डेविड रॉक फैलर ने कही है। मैंने हमेशा इस सिद्धांत पर काम किया है कि सफलता का कोई राज नहीं होता, सफलता पाने का सिर्फ एक सिस्टम होता है। मुझे यह देखकर बहुत ही दुख होता है कि आज के दिन कई हजारों लोग इस बिजनेस में सफलता पाने के लिए अपने दिन रात एक किए हुए हैं, पर उनको वह सफलता नहीं मिल रही जितने की वे अधिकारी हैं। वह सारी चीजों से प्रेरित हैं, मेहनत करने वाले हैं, उनके सपने हैं और वे लगातार काम करते रहते हैं, पर उन्हें सही सिस्टम के अभाव में वह सब नहीं मिलता जो वह चाहते हैं। मैं यहाँ इस पुस्तक में ठीक वही सफलता की प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ जिसने मुझे एवं हजारों अन्य नेटवर्क मार्केटरों को पिछले 11 सालों में बेहद सफलता प्रदान की है। नेटवर्क मार्केटिंग में अपने सपनों को पूरा करने के लिए यह एक पक्का शॉर्टकट तरीका है। अधिकांश लोग जो 10 सालों में नहीं कर पाते, आप इस प्रक्रिया के इस्तेमाल से उसे 2 से 5 साल में पूरा कर सकते हैं। आप इसमें से कुछ प्रक्रियाओं को पहले से ही जानते होंगे और शायद आप उनमें से कुछ भागों का अनुकरण भी कर रहे होंगे। चूंकि आप यह पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो असली बात यह है कि आप में बिजनेस में आगे बढ़ने की प्रबल इच्छा है। पुस्तक के इस भाग में जो सिद्धांत एवं तरीके बताए गए हैं, उससे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की कोर एक्टिविटी में आप अपने कौशल को बढ़ा पाएंगे और इससे आप अपने बिजनेस एवं उससे होने वाली आय को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आप जो करते हैं उसे अगर आप करते जाएंगे तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको हमेशा मिल रहा था। दीपक सर ने ये बहुत अच्छी बात बोली है कि आप जो करते जा रहे हैं अगर उसे ही करते जाएंगे तो आपको वही मिलता रहेगा जो आपको हमेशा मिल रहा था। मैं यहाँ आपको पूरी तरीके से बदलने में मदद करना चाहता हूँ। यहाँ बताई गई कुछ चीजें शायद आपको मुश्किल दिख रह सकती है और कुछ बातें शायद आपको पसंद भी नहीं आएगी। आप शायद उनमें से कुछ कामों को नहीं करना चाहेंगे, पर अगर अपने सपनों को सच में पूरा करना चाहते हैं तो आगे बढ़ें और मैं जैसा बताने जा रहा हूँ वैसा ही करें। आप जो पाएंगे उसे पाकर आप स्वयं हैरान हो जाएंगे। यह याद रखें कि ये हर तितली एक कैटरपिलर थी और कैटरपिलर को देखकर कोई यह विश्वास नहीं कर सकता था कि एक दिन एक तितली बन जाएगी, पर उसने चुपचाप बढ़ने की एक प्रक्रिया का अनुसरण किया और वह बदलाव अपने आप हो गया। जब एक कैटरपिलर ने यह सोचा कि दुनिया खत्म हो गई है, तब वह एक तितली बन गई है। इसलिए आप जो बनने जा रहे हैं उसके बारे में खुश हो जाइए और सोचिए कि एक बार आप बिजनेस में सफल हो गए तो आप क्या क्या सपने पूरा करेंगे। सिद्धांत एक। पहला, आइए सेलिंग नामक पहेली को सुलझाएं। बेचना वह नहीं है जो आप
किसी को करते हैं, यह वह काम है जो आप किसी के लिए करते हैं। ये बात जिग जिगलर सर ने कही थी और बहुत बड़ी बात कही थी, जिसे दीपक सर ने भी पुस्तक में लिखा। बेचना वह नहीं है जो आप किसी को करते हैं, यह वह काम है जो आप किसी के लिए करते हैं। भगवान ने हम सभी को एक बेचने वाला बनाया है। हर व्यक्ति पैदाइशी बेचने वाला व्यक्ति है और सभी लोग आसानी से बेच सकते हैं। यह भगवान द्वारा जन्मजात दिया गया एक कौशल है जिसे सिर्फ चमकने की जरूरत है और उसे आज हम जहां भी प्रयोग कर रहे हैं, इसके अलावा और परिस्थितियों में प्रयोग में लाए जाने की जरूरत है। हर कोई हर समय कुछ न कुछ बेच ही रहा है। एक लड़का एक लड़की को प्रेम प्रस्ताव दे रहा है। जॉब के साक्षात्कार के दौरान एक अभ्यर्थी एक राजनीतिक नेता का वोट मांगने के लिए भाषण देना। एक वकील अपने क्लाइंट के केस में बहस कर रहा है। आपका अपनी बीवी को थोड़ी कम कीमत की ड्रेस या हीरा लेने के लिए समझाना। आपका बेटा पार्टी में जाने के लिए आपको समझा रहा हो। किसी धार्मिक कार्य के लिए फंड जमा कर रहे हों। आपका अपने बच्चे को फालतू चीजें कूड़ेदान में डालकर कमरा साफ करने को कहना। ये सब बेचना ही तो है। यह सब कुछ बेचना ही तो है। किसी के साथ हमारी कोई भी बातचीत और कोई भी अन्य क्रियाकलाप जो भी हम कर रहे हैं, सब में बेचना जारी है। मैं इस बात का पूरा भरोसा करता हूँ कि यह दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन है। बिक्री करने वाले लोग राजस्व उत्पन्न करते हैं। हर डिपार्टमेंट पैसा लेता है, पर सेल्स डिपार्टमेंट पैसा लाता है। सारे सेल्स प्रोफेशनलों में मैं कमीशन वाले सेल्समैन को ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि उनके पास आत्मविश्वास होता है और काम करने की एक फिलॉसफी होती है। अगर मैं सेल्स न लेकर आऊं तो मुझे कुछ भी पैसा नहीं मत देना। इस कारण सेल्स के लोग बिजनेस की दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाले व्यक्ति होते हैं और सेलिंग को दुनिया में 1% प्रोफेशन माना जाता है। समस्या सिर्फ यह है कि सेल्स के लोगों के बारे में हम लोगों की यह अवधारणा नहीं बनाई है। अभी जब आप सेलिंग के बारे में सोचते हैं तो जो छवि आपके दिमाग में उभर कर आती है वह है दरवाजा खटखटाना, कार की खिड़कियों पर हाथ मारना या स्टोर काउंटरों पर जबरदस्ती बेचने वाले सेल्समैन। यह छवि कुछ दूसरे बड़े सेल्समैन में बदलनी चाहिए, जैसे महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, स्टीव जॉब्स या जैक मा। यह सब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन हैं। आप कभी कोई जंग नहीं जीत सकते अगर आप यह सोचें कि आप घोड़े पर बैठे अजीब लगते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने यह बात कही थी। आप कभी कोई जंग नहीं जीत सकते अगर आप यह सोचें कि आप घोड़े पर बैठे अजीब लगते हैं। जब बेचना इतना अच्छा है तो लोग इससे डरते क्यों हैं? यह कुछ नहीं है, बस लोगों ने सेल्स के बारे में अपने मन में कुछ गलत धारणाएं बना रखी हैं। जैसे पहला, मैं सेल्स में अच्छा नहीं हूँ, मैंने सेल्स कभी नहीं की। हाँ, हो सकता है आप सेल्स में अच्छे ना हो, पर सेल्स सीखने वाली एक कला है। क्या आप किसी एक व्यक्ति को जानते हैं जो सेल्स पर्सन के रूप में पैदा हुआ हो? आप इसमें जब चाहें अच्छा काम कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारी किताबें, ट्रेनिंग प्रोग्राम और वीडियो मौजूद हैं। असल में यह नहीं है कि आप में बेचने की क्षमता नहीं है। बात यह है कि आप बेचना सीखना नहीं चाहते। सीखने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए और फिर सेल्स कीजिए। लगातार अभ्यास एवं जिद आपको कुशल बना देंगे। दूसरा गलत धारणा, मैं किसी को समझा नहीं सकता। यह एक कल्पना है कि आप लोगों को समझाएंगे। समझाने जैसी कोई चीज नहीं होती है। आपका काम है अपने उत्पादों सेवाओं के बारे में दूसरों को अच्छी तरीके से बताना। आप सिर्फ इस उद्देश्य के साथ जाएं कि आप उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद कर रहे हैं। बाकी सामने वाले व्यक्ति एवं उसकी जरूरतों पर निर्भर करता है। तीसरा, लोग नकारात्मक होते हैं। यह सोच, लोग नकारात्मक होते हैं। मेरे 15 साल के बेचने के अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि किसी चीज को बेचने के लिए ग्राहक के रवैये से ज्यादा सेल्स पर्सन का रवैया जरूरी है। एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल कभी भी अपने व्यवसाय को लेकर शर्मिंदा नहीं होता। आपकी भूमिका हल प्रदान करने वाले की होनी चाहिए, जिससे लोग आपका धन्यवाद करें कि आपने उस उत्पाद के बारे में उन्हें बताया। चौथा, मैं सेल्स के ट्रिक्स नहीं जानता। ये धारणा भी लोगों की है। मैं सेल्स के ट्रिक्स नहीं जानता। असल में सेल्स के कोई ट्रिक्स नहीं होते। व्यापार के बारे में सीखे, ट्रिक्स के बारे में नहीं। ट्रिक्स अल्पकालीन धोखेबाजों के लिए है। इस बिजनेस में लंबे समय तक
चलने वालों के अपने मजबूत आधार होते हैं। सेलिंग बेचने वाले से खरीदार तक सिर्फ अपने विश्वास और उत्साह का ट्रांसफर करना है। आपको सिर्फ यह पता होना चाहिए कि आप क्या बेच रहे हो। अगर आप में बुनियादी शिष्टाचार और सामान्य बुद्धि है तो आप चमत्कार कर सकते हैं। पांचवा, मुझे सेल्स पसंद नहीं है। जब लोग मुझे कहते हैं कि मुझे सेल्स पसंद नहीं है, तो मैं उनसे एक ही सवाल करता हूँ, क्या तुम सिर्फ वही काम करते हो जो तुम्हें पसंद है? क्या तुम अपनी नौकरी से प्यार करते हो? क्या तुम्हें सारी जिंदगी हर सुबह ऑफिस के लिए तैयार होकर जाना है? क्या तुम्हें अपना लाइफ स्टाइल पसंद है? जो कार तुम ड्राइव करते हो, क्या तुम्हें वह पसंद है? या तुम जिस घर में रहते हो, क्या वह तुम्हें पसंद है? क्या तुम्हें यह बात अच्छी लगती है कि तुम्हारे पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है? क्या तुम्हें हर दिन त्याग एवं समझौता करके जीना पसंद है? हम में से अधिकांश लोग अपनी जिंदगी में वही करते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है। बात यह नहीं है कि क्या किया जाए, बात यह है कि क्यों वह किया जाए और फिर कैसे किया जाए। अगर एक नया कौशल जिसका नाम बेचना है को सीख कर आप अपने सपने जल्दी पूरा कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना इसे सीखा जाए। क्या यह कमाल नहीं होगा कि यह नया कौशल आपको इतनी वित्तीय बहुतायत देगा कि कुछ सालों तक काम करके आप जिंदगी भर के लिए आजाद हो जाएंगे और जैसा चाहें आप वैसा कर पाएंगे। छठा, मुझे सेल्स कॉल से डर लगता है। तीसरी छठा जो धारणा है, मुझे सेल्स कॉल से डर लगता है। हर बार कोई नया काम शुरू करते समय सभी को पहले पहल डर लगता है या घबराहट होती है, जैसे बाइक या कार ड्राइव करना, पहली प्रेजेंटेशन मीटिंग कोई पहली प्रेजेंटेशन, पेंटिंग, कोई खेल खेलना, कोई नया साज बजाना आदि। अतः यह बहुत सामान्य सी बात है। कुछ लोग अपनी पहली सेल्स कॉल पर डर जाते हैं और कुछ लोग बाद में भी डरते हैं। तैयारी, आत्मविश्वास और रिवार्ड्स ही डर का इलाज है। अच्छी तरह से तैयारी करें, अपने कौशल को साथ साथ बढ़ाते चलें और आगे बढ़ते जाएं। आप जिनको भी पसंद करते हैं उन सबने ऐसे ही शुरू किया था। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सेलिंग के लिए प्रोग्रामों के जरिए अच्छी खासी ट्रेनिंग मिलती है। इस क्षेत्र में आपके अपलाइन और आपके सारे सीनियर्स आपको निजी रूप से सहयोग करते हैं और आपके इस क्षेत्र में माहिर बनने तक आपका साथ पकड़े हुए रहते हैं। ट्रेनिंग एवं ग्राउंड वर्क में सहयोग से कोई भी सेलिंग का मास्टर बन सकता है। चूंकि आपको सेल्स करना पसंद आने लगा है और आपकी बुनियादी चिंताएं दूर हो चुकी हैं, तो अब हम आपकी सरल, हमेशा से टेस्ट की हुई, पहले से साबित हुई, उच्च रिवॉर्ड देने वाली सफलता की प्रक्रिया को समझते हैं। इसके तहत 5 गतिविधियां हैं जिन्हें बार बार किया जाना है। पहला, लिस्ट बनाना एवं सही लोगों का चयन करना। दूसरा, संपर्क करना एवं अपॉइंटमेंट लेना। तीसरा, अपने बिजनेस प्लान को शेयर करना। चौथा, फॉलो अप एवं सेल्स क्लोजिंग। पांचवा, नए डिस्ट्रीब्यूटर की सही उड़ान। सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, करते रहो, और उस पर महारत करने का एक ही तरीका है, उसे बार बार करते रहो। ये दीपक बजाज सर ने बोला है। सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, करते रहो, और उस पर महारत करने का एक ही तरीका है, उसे बार बार करते रहो। दूसरा सिद्धांत, लिस्ट बनाना एवं सही लोगों को चुनना। एक मजबूत मार्केटिंग बिजनेस बनाने के लिए पहला कदम है भावी सहभागियों की एक बड़ी सी लिस्ट तैयार करना। आपकी लिस्ट इस बिजनेस में आपका सबसे बड़ा संसाधन है। लिस्ट आशा है। हमारे बिजनेस में लिस्ट बनाना सबसे आसान प्रक्रिया है और इसे बनाने में करीब 30 से 60 मिनट लगते हैं। पर यह अजीब बात है कि जो लोग यह बिजनेस शुरू करते हैं उनमें से 80% लोग अपनी लिस्ट नहीं बनाते। अतः अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के टॉप 20% लोगों में शामिल हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लिस्ट बनाने के लिए घर से निकलने या किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है। आपकी मीटिंग का परिणाम कुछ भी हो, कोई आपके या आपके बिजनेस के बारे में कुछ भी कहे, जब तक कि आप लिस्ट में लोगों और आपको यह पता है कि आपने अभी तक कई लोगों को बिजनेस के लिए संपर्क नहीं किया है, तो आप अपना बिजनेस नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जल्दी से अपनी लिस्ट बनानी शुरू कर दें। अगर आप थोड़ी देर के लिए इस किताब को रख कर अपनी लिस्ट अभी बना लो तो मुझे बहुत खुशी होगी।
लिस्ट बनाने के फायदे। पहला, आपके सहभागी आपके साथ बिजनेस शुरू करेंगे। अगर आप अपनी लिस्ट में अपने लोगों के नाम नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कि आपके अच्छे सहभागी छूट जाएं। आंकड़ों के अनुसार आने वाले सालों में यह बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। ऐसे में कोई अन्य व्यक्ति आपके सहभागियों तक कभी ना कभी पहुंचेगा और आपको तब और अधिक बहुत बुरा लगेगा जब आप अपने दोस्तों को दूसरी कंपनी या इसी कंपनी की अगली टीम में काम करते देखेंगे। बहुत बड़ी लिस्ट का सबसे बड़ा लाभ है कि आप लोगों के नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से निराश नहीं होते। जरा सोचो, आपने 10 लोगों को अप्रोच किया है और उन सब ने नकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई। कुछ ने तो आपको बिजनेस छोड़ने की भी सलाह दे डाली। ऐसे नकारात्मक विचारों को सुनकर आपको कैसा लगेगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी लिस्ट में कितने लोग हैं। अगर आपकी 10-20 लोगों की लिस्ट है तो यह प्रक्रिया कोई सुनामी से कम नहीं है जो आपके बिजनेस को बहा कर ले जाएगी। पर इसी परिस्थिति में अगर आपकी लिस्ट 300 या ज्यादा लोगों की है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने तो अभी तैयारी मात्र की है। लिस्ट के अधिकांश लोगों को अप्रोच करना तो अभी बाकी है। लोग अन्य लोगों के नकारात्मक रवैये के कारण यह बिजनेस नहीं छोड़ते। वह बिजनेस इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट बहुत छोटी होती है। आपको सर्वोत्तम लोगों को चुनने की आजादी मिल जाती है। जब आपके पास बड़ी लिस्ट होती है तो आप अपनी कुछ पहली मीटिंगों के लिए सबसे अच्छे प्रोस्पेक्ट चुन सकते हैं। चूंकि आप अपने बेस्ट प्रोस्पेक्ट को चुन रहे हैं तो आपके सेल को क्लोज करने की ज्यादा संभावना है। अगर आपके पास बिजनेस की शुरुआत में ही कुछ काबिल लोग आ गए तो आपके बिजनेस की शुरुआत काफी अच्छी होगी। इस बिजनेस में काम करने का अर्थ अपनी जिंदगी का एक भाग किसी और को दे देना है। अपनी जिंदगी को किसी के नाम करने के लिए आप अच्छे लोगों का चुनाव क्यों नहीं करते? अगला, बड़ी लिस्ट में बड़ी लिस्ट से आपकी गंभीरता का पता लगता है और यह फॉलो अप करने के समय का सबसे अच्छा टूल है। आप लोगों को यह साक्षी के रूप में दिखा सकते हैं कि इस बिजनेस के जरिए आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितने गंभीर हैं। अगला, बड़ी लिस्ट में से आपका मनोबल ऊंचा रहता है और आपको आगे बढ़ाता रहता है क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा संसाधन है। जब इसके इतने फायदे हैं तो लोग सूची बनाने के लिए इतने अनिच्छुक से क्यों होते हैं? इसका कारण आसान है, क्यों कि उन्हें अपने बिजनेस में भरोसा नहीं है। उन्हें असल में यह भरोसा ही नहीं है कि इस बिजनेस से उन्हें या उनके कुछ लोगों को कुछ फायदा हो सकता है। कुछ लोगों की मनोवृत्ति ऐसी होती है कि उन्हें ऐसा भ्रम होता है कि उन्हें पता है कि इस बिजनेस कैसे किया जाए और वो कोई सिस्टम फॉलो नहीं करना चाहते। ऐसे मामलों में इन लोगों को 1 से 3 इवेंट में शामिल होने के लिए कहिए और फिर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। आप उनमें हुए बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। बड़ी सफलता के लिए लिस्ट बनाने की प्रक्रिया। बड़ी सफलता के लिए लिस्ट बनाने की प्रक्रिया। अब मैं आपको सरल, सशक्त एवं पहले से साबित हुई लिस्ट बनाने की प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ जो मैंने सालों के अनुभव से विकसित की है। आप जैसे ही लिस्ट बनाने का काम शुरू करते हैं तो लिस्ट को विकसित करने के इस गोल्डन फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। बेस्ट लिस्ट लिस्ट बनाएं, उसे बड़ा करें। अपनी सूची में से सर्वश्रेष्ठ लोगों को संपर्क करने के लिए चुनें और अपनी सूची में लोगों को हर रोज जोड़ने के लिए स्वयं को तैयार करें। आइए इन चारों की विस्तृत रूप से समझते हैं। पहला, लिस्ट बनाएं। बिल्ड लिस्ट। आज जिन लोगों से मिलने में आप झिझक रहे हैं वो आपको कुछ महीनों में धन्यवाद जरूर देंगे क्योंकि आपने उनका नाम अपनी लिस्ट सूची में रखा था। दीपक बजाज सर बोलते हैं, आज जिन लोगों से मिलने में आप झिझक रहे हैं वो आपको कुछ महीनों में धन्यवाद जरूर देंगे क्योंकि आपने उनका नाम अपनी लिस्ट सूची में रखा था। अपनी सूची को जितनी हो अपनी सूची को जितनी हो सके उतनी बड़ी बनाइए और सबको इसमें शामिल करें। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वह आपके साथ बिजनेस शुरू करेंगे अथवा नहीं, वह आपसे मिलेंगे भी या नहीं, बस अपनी लिस्ट में लोगों के नाम लिखते जाओ।
हम लिस्ट में से शायद सबको संपर्क नहीं करेंगे, पर हमें लिस्ट में सब लोगों की जरूरत है। हमारे बिजनेस में एक संपर्क से कई अनगिनत संपर्क बन सकते हैं। हमें यह नहीं पता है कि हमारा स्टार परफॉर्मर कहाँ से आएगा, पर यह याद रखें कि वह बहुत जल्दी आपको धन्यवाद देंगे कि उनका नाम आपकी सूची में है। अगला, आप ना नजरिया बदले। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मैं लिस्ट बनाने में झिझकता था, पर जब मैंने अपना नजरिया बेचने से शेयर करने एवं मदद में बदला तो मुझे अचानक इस बिजनेस में कई सैकड़ों लोग याद आने लगे। जब से लेकर आज तक मेरी लिस्ट कभी खत्म नहीं हुई। यहाँ तक कि अब तो मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई मेरा साथी या ग्राहक बन सकता है। अगला, कुछ लोग जो खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, वे आपसे हमेशा बहस करेंगे कि उनके दिमाग में हमेशा लिस्ट रहती है और उन्हें उसे पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डायरी में लिस्ट बनाने की सलाह क्यों देता हूँ? क्योंकि जब आपका दिमाग खाली हो जाएगा तो वह अपने आप लिस्ट में लिखने के लिए नए नामों को खोजने लगेगा। आपको आश्चर्य होगा कि कैसे एक के बाद एक नाम आपके दिमाग में आते जा रहे हैं। लिस्ट बनाकर हम यह चाहते हैं कि अपने दिमाग को एक्टिवेट करके नए नामों को एक के बाद एक जोड़ते चले जाएं। हालांकि डायरी में नाम लिखना मेरे लिए जादू का काम करता है, पर अगर आप चाहें तो अपनी लिस्ट अपने टेबलेट में या किसी मोबाइल ऐप में भी बना सकते हैं। याद रखें कि आपका मुख्य उद्देश्य है एक बड़ी सी लिस्ट बनाएं। अगला, किन लोगों को लिस्ट में होना चाहिए? कोई भी जिंदा व्यक्ति जो एक बिजनेस मीटिंग के लिए 45 से 60 मिनट दे सकता है, उसका स्वागत है। दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी, पड़ोसी, कॉलेज के दोस्त, स्कूल के दोस्त, आपके क्लब के दोस्त, अलग अलग मौकों पर मिलने वाले लोग आदि आपकी शुरुआती लिस्ट में हो सकते हैं। उन लोगों को ढूंढें जिनके पास सपने आपके बड़े हैं, जिनके सपने आपसे बड़े हैं। जब ये लोग आपके साथ बिजनेस करना शुरू करेंगे तो वह आपकी सोच से कहीं दूर आपके बिजनेस को ले जाएंगे। आगे है, एवं आपके पति या पत्नी एक साथ बैठकर लिस्ट बनाएं। अगर आप अकेले हैं तो अपने भाई बहनों एवं या माता पिता को शामिल करें। वह आपको कुछ संकेत दे सकते हैं जिससे आपको नाम याद करने में मदद मिले, और उनकी अपनी अलग लिस्ट भी होगी जो आपकी लिस्ट में जुड़ सकती है जब आपके पास एक बड़ी फैमिली लिस्ट होगी। लिस्ट बनाते समय लोगों का आकलन ना करें। हम उन लोगों की तलाश में हैं जो खुद किसी चीज की तलाश में हैं। हमें पता नहीं कौन किस चीज की तलाश में है। इस बिजनेस में असली में सभी के लिए कुछ न कुछ है। शक्ति का एक घंटा, आर ऑफ पावर। अब मैं आपको अपना सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूँ जिसे शक्ति का एक घंटा कहते हैं। अपनी सबसे पहले लिस्ट बनाने के लिए एक घंटा विशेष रूप से निकाल कर रखें। अपने पति पत्नी या परिवार के किसी एक सदस्य के साथ सुविधापूर्ण एवं आरामदायक जगह पर बैठे अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डाले दें। सारे विकर्षण दूर रखें और जल्दी नाम लिखना शुरू कर दीजिए। हमारा दिमाग साथ जुड़े लोगों एवं चीजों को याद रखता है। अब एक क्रम में शुरू कीजिए, जैसे अपने जन्म से लेकर आज तक के दिन तक, या उल्टा। आपने जितनी भी कंपनियों में काम किया है उनमें आपके साथ काम करने वाले लोगों के नाम एक एक कर लिखें। आप जितने भी स्कूल एवं कॉलेज गए उनके नाम भी एक एक कर लिखें। अपने दिमाग को कुछ सेकंड का वक्त दीजिए और वह आपको नामों की लिस्ट दे देगा। कुछ भी विश्लेषण या बहस मत करिए। उद्देश्य यह है कि जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने नाम लिखें। इस काम को अच्छे से करें और इस काम में के समाप्त होते ही इस बड़ी सी सूची के साथ आप खुद को आश्चर्यचकित कर देंगे। घड़ी मत देखिए, आपके दिमाग में जितने ज्यादा नाम आ सकते हैं उतने लिखते जाइए। लिस्ट बनाने में बिताया हुआ समय आपके निराशापूर्ण समय को बचाएगा। मैंने देखा है कि इस अभ्यास के बाद लोगों को हजारों नाम याद आ जाते हैं, पर मैं आपको यह सलाह दूंगा कि आप तब तक नहीं रुके जब तक कि आपकी सूची में 300 से 500 नाम ना हो जाएं। एक रिसर्च के अनुसार एक औसत 20 साल का व्यक्ति करीब 2000 लोगों को उनके मूल नाम से जानता है, इसलिए 2000 नाम लिखने का लक्ष्य लें। दूसरा, अपनी लिस्ट बढ़ाएं। एक्सपेंड योर लिस्ट। समृद्धि आपसे बस एक सहभागी दूर है। समृद्धि आपसे बस एक सहभागी दूर है, दीपक बजाज सर ने कहा। शुरुआत
शुरुआती सूची बनाने के बाद अपने सूची को आगे बढ़ाने में लग जाएं और मेरा ऐसा पक्का मानना है और ऐसे हजारों सबूत हैं कि असली खजाना यहाँ छुपा होता है। आप इसे कैसे करेंगे? यह रवैया और विश्वास रखें कि सारी दुनिया आपकी टीम हो सकती है और आप अपनी सूची में उन्हें जोड़कर उनकी मदद कर रहे हैं। हम इस सहयोग के लिए अपने दिमाग की अविश्वसनीय शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप जब अपनी लिस्ट में एक-एक करके देखेंगे तो आपको लोगों के चेहरे दिखाई देंगे। जब उनके चेहरे दिखेंगे तो कई और लोगों को देखने जिन्हें आप जानते हैं, ये लोग हैं जिन्हें हमारे लोग जानते हैं। अब हम उन लोगों के नाम दिखना चाहते हैं जो हमारी सूची के नाम वाले लोगों के साथ दिखते हैं या उनके आसपास होते हैं। उनको कॉल करने के बारे में सोचकर परेशान मत होइए और ना ही अभी उनसे मीटिंग के बारे में सोचिए। हो सकता है हमें इसकी जरूरत ना पड़े, पर अभी अपनी लिस्ट में उन लोगों के नाम जोड़ लीजिए। अगर आपकी शुरुआती सूची में 500 लोग हैं और आपने प्रत्येक के जान पहचान के 10 और नाम जोड़ ली दिए, तो आपकी लिस्ट 5000 तक हो जाएगी। जिस तरह आपने अपनी शुरुआती लिस्ट बनाई थी, ठीक उसी तरह फिर कुछ समय निकालें और बिना किसी विकर्षण के अपने पति पत्नी, भाई बहनों, माता पिता के साथ बैठे लिस्ट को बढ़ाने के लिए काम कीजिए। आप नामों को जोड़ने के लिए बहुत सारे संसाधनों की मदद ले सकते हैं, जैसे फेसबुक, लिंक लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फोन बुक, पुरानी फोटो और एल्बम आदि। आपने अपने सारे नए सहकर्मियों को उनकी सूची बनाने में मदद कीजिए। जो कोई भी आपके साथ काम शुरू कर रहा है, वह बिजनेस शुरू करने के 1 हफ्ते के भीतर अपनी सूची बना ले। अपने आपने अभी जो बेस्ट लिस्ट सिद्धांत सीखे हैं, उन्हें भी सिखा दीजिए। जो लोग बहुत सारे गैर जरूरी कारणों से लिस्ट नहीं बनाते, पर उसे आसानी से संभाला जा सकता है। लिस्ट नहीं बनाने का एक कारण यह भी हो सकता है कि वह लिस्ट बनाने की शक्ति को ही नहीं समझते हों या सिस्टम को फॉलो करने की शक्ति नहीं समझते हों। और अच्छे से समझाने के लिए अपने अपलाइन या आगामी ट्रेनिंग प्रोग्राम का इस्तेमाल कीजिए। याद रखें, कोई प्लान तभी काम करेगा जब आप उस प्लान के अनुसार काम करेंगे। तीसरा, सही लोगों का चुनाव, सेलेक्ट फ्रॉम योर लिस्ट। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन प्लान दे रहा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि प्लान दिया किसे जा रहा है। दीपक बजाज सर बोलते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन प्लान दे रहा है, फर्क इस बात से पड़ता है कि प्लान दिया किसे जा रहा है। अच्छा चुनाव उतना ही जरूरी है जितना एक बड़ी लिस्ट बनाना। सही चुनाव करने से आधा काम खत्म हो जाता है। हमारी सफलता की प्रक्रिया में चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। आपके बिजनेस के शुरुआती कुछ हफ्ते बहुत ही चुनौतीपूर्ण एवं रोमांचक होंगे। यह निर्णय लेना बहुत जरूरी है कि अपने सपनों की यात्रा की शुरुआत में आप किसके साथ करना चाहते हैं। अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए सर्वोत्तम लोगों का चुनाव करें। जैसे ही आपकी लिस्ट पूरी हो जाएगी, अपने अपलाइन से परामर्श लें और आप दोनों मिलकर इस संबंध में उन लोगों की पहली लिस्ट बनवाएं जिनसे मिला जा सकता है और अपने बिजनेस का प्लान शेयर किया जा सकते हैं। इस संबंध में मेरे द्वारा दी गई गाइडलाइन नीचे लिखी गई है। अपनी श्रेणियों को 3 भागों में बांटें, हॉट, वार्म, कोल्ड। हॉट, यह वह लोग हैं जिनके साथ आप नियमित रूप से संपर्क में होते हैं। आप अक्सर उनसे मिलते हैं और एक अच्छी घनिष्ठता रखते हैं। आपने उनके साथ अच्छे संबंध हैं और चूंकि यह प्रस्ताव आपकी ओर से आ रहा है, तो वह इसको गंभीरता से लेंगे। हर किसी के पास इस कैटेगरी में 20-30 लोग होते हैं। दूसरा, उन्हें अपनी हॉट लिस्ट में रखने के 2 कारण हैं। चूंकि वह लोग आपके नजदीकी हैं, इसलिए आप लोगों की पसंद और सोचने की प्रक्रिया भी एक जैसी होगी। अगर आपको कुछ पसंद आया है, तो संभावना है कि उन्हें भी वो विचार पसंद आएगा। दूसरा, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों के लिए नया नहीं है। पूर्व में कुछ लोगों ने भी उनसे इस संबंध में बात की होगी और उनसे इस बारे में अपने कुछ विचार होंगे। चूंकि यह प्रस्ताव आपकी तरफ से आ रहा है, तो वह इसे विश्वसनीयता से सुनेंगे और गंभीरता से लेंगे। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि लोग खुले दिमाग से हमारा प्रपोजल सुने और हॉट कैटेगरी के लोग उसके लिए सबसे अच्छे हैं। दूसरा, वार्म, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप जानते हैं और वो आपके बिजनेस के लिए सही भी हो सकते हैं। अक्सर ऐसे लोग सकारात्मक
ऊंचे ख्वाब देखने वाले ऊर्जावान व्यक्ति होते हैं। उनका व्यक्तित्व काफी अच्छा होता है और उनकी सोशल छवि भी अच्छी होती है। पर उनसे आपके संबंध इतने मजबूत नहीं होते। आप उनसे पारिवारिक उत्सवों या अपने बच्चे के स्कूल या अपने पड़ोस से मिलते हैं, जिन्हें आप चेहरे से तो पहचानते हैं पर असल में जानते नहीं हैं। या तो बहुत सारे संस्थानों के लोगों जो आपके संपर्क में आते हैं, जिनसे आपने काम के अलावा कभी बातचीत नहीं की। आपके कुछ सोशल मीडिया फ्रेंड भी इसी श्रेणी में आते हैं। कोल्ड लिस्ट। बाकी बचे लोग इस कोल्ड श्रेणी में आते हैं, जिन लोगों को आप ऊपर लिखी गई दोनों श्रेणियों में नहीं डालते हैं। उन्हें आप ठंडी कैटेगरी में डाल देते हैं। कुछ लोग जो रिश्तेदार होते हैं या रिश्तेदारों के दोस्त या फिर दोस्तों के दोस्त हैं, या वे लोग जिनसे हमने कभी बात नहीं की है, या हमारे अधिकांश सोशल मीडिया दोस्त इस श्रेणी में फिट होते हैं। ऊपर लिखी गई लिस्ट उन लोगों के बारे में है जिनसे हम अपने बिजनेस प्लान के बारे में बात करेंगे, पर कुछ लोगों के साथ हम सिर्फ उत्पाद के बारे में बात करना चाहेंगे। ऐसे लोगों को हम एक अलग लिस्ट में रखते हैं जिसे प्रोडक्ट ग्राहक कहते हैं। वह आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं और उनकी सिफारिश करते हैं। तो आप अपने ज्यादा ग्राहकों को भी उन्हीं 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं: हॉट, वार्म और कोल्ड। चौथा है, अपनी लिस्ट में रोज नए लोगों को जोड़ने के लिए खुद को तैयार करें। ट्रेन योरसेल्फ। याद रखें कि हर कौशल की तरह लिस्ट बनाना भी एक सीखने लायक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। चूंकि हमने नेटवर्क मार्केटिंग को अपने व्यवसाय के रूप में चुना है और इस बिजनेस के जरिए हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए अपनी लिस्ट में लगातार नए नाम जोड़ते रहिए। अपनी शुरुआती लिस्ट और उसमें जोड़े गए नामों के बाद अब समय है लिस्ट में अनजान लोगों को जोड़ने का। आपके बिजनेस में एक बड़ा उछाल उन्हीं अनजान लोगों से आ सकता है जिन्हें आपने अभी तक दोस्त नहीं बनाया है, और वह आपके लिए एक बड़ा मौका है। अनजान लोग सोने की खान की तरह हैं और अधिकांश लोगों के लिए सबसे मजबूत टीम अनजान लोगों से ही बनी है। मुझे भी इस बिजनेस में एक अनजान व्यक्ति ही लेकर आए थे, इसलिए पूरी दुनिया आपके लिए एक बाजार है। अब बाहर निकलें और सबको बताएं कि हमारे पास अपने सपनों को शीघ्र पूरा करने के लिए एक बेहतर तरीका है। दूसरा, आपका व्यक्तित्व, अनुभव, व्यवसाय और बैकग्राउंड जो भी रहा हो, मैं आपको सलाह दूंगा कि नए दोस्त बनाने की कला को विकसित कीजिए। लोगों से बात करने एवं संबंध बनाने की कला को बढ़ाइए। क्या यह उत्साहजनक बात नहीं है? सोचिए, कोई आपसे पूछे कि आपके बिजनेस में आपका जॉब क्या है, तो आप कहेंगे नए दोस्त बनाना। थोड़े बहुमुखी बने, किसी की भी आयोजन में शामिल हो तो लोगों से बात कीजिए। पार्टी, बर्थडे, सालगिरह, क्लब मीटिंग, कॉलेज यूनियन, स्थानीय कम्युनिटी इवेंट इत्यादि। स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग, स्पोर्ट्स इवेंट, कोई त्योहार या जब बाहर यात्रा कर रहे हैं, और ऐसे किसी भी अन्य अवसर पर लोगों से बात कीजिए। मेरा विश्वास कीजिए, बात सिर्फ इतनी होती है कि पहले कौन मुस्कुराता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हमारे डीएनए में यह पहले से ही है कि हम आपस में मिले जुले और एक दूसरे के सहयोग से काम करें। हर कोई आपस में हर व्यक्ति से संपर्क करना चाहता है। कोई भी यह नहीं कहता कि मुझे अब एक और दोस्त नहीं चाहिए। लोग इसलिए लोग इसलिए बस शुरुआत नहीं करना चाहते क्योंकि उनके अंदर घमंड, शर्म या गलत धारणाएं होती हैं। आप स्वयं निश्चय कर लीजिए कि आप पहले मुस्कुराएंगे और बातचीत शुरू करेंगे, फिर सब कुछ अपने आप चलने लगेगा। अगर कुछ मामलों में बात आगे नहीं बढ़े तो सोच लीजिए कि यहाँ इतना ही होना था और आगे बढ़ जाइए। मैं दृढ़ता से आपको यह कहना चाहता हूँ कि जब आप लोगों से मिलने के लिए आगे बढ़ें तो वास्तविकता में उन्हें समझने के लिए और दोस्ती करने के लिए ही मिलें। उन्हें बिजनेस में जोड़ने के लक्ष्य से मत जाइए। इस बारे में परेशान मत हो कि अगली मीटिंग में क्या होगा या हमारे संबंधों का क्या होगा। एजेंडा सिर्फ इतना सा है कि यह जाने कि सामने वाला व्यक्ति कितना अच्छा है। इसका साधारण सा नियम है, नए दोस्त बनाएं और उनसे संपर्क में रहने के तरीके खोजें। अब सोशल मीडिया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आपकी उंगलियों में है ने इसे और आसान बना दिया है। लोगों पर अचानक
से टूट मत पड़िए और अपनी पहली ही मीटिंग में किसी से अपने बिजनेस प्लान को शेयर मत करिए। हम तब हम प्लान तब दिखाएंगे जब सही समय होगा और अगर प्लान दिखाने की जरूरत होगी। यह सुनिश्चित करें कि आप लिस्ट में हर दिन कम से कम एक नाम जरूर जोड़ें। ऐसे तो ज्यादा नाम भी जोड़ सकते हैं, पर अपने न्यूनतम मानक के अनुसार हर दिन एक नाम तो जरूर डालें। इस सूची में कब तक नाम जोड़ने होंगे? ईमानदारी से कहूँ तो जब तक आप बढ़ना चाहते हैं, या तब तक जब तक आपकी टीम में दो 20 लोग ऐसे ना हो जाएं जो कम से कम आपकी आय का आधा ना कमा रहे हों, वो भी सही ढांचे में। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपनी लिस्ट बढ़ाना आपकी सर्व प्रमुख प्राथमिकता है। मैं अभी भी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी देखना चाहता हूँ जहां आपकी इनकम आपकी गहराई और फैलाव के साथ ना बढ़े। बढ़ती लिस्ट का अर्थ है आय और स्थिरता में बढ़ोतरी। हमारे पास अपनी सूची बढ़ाने के बहुत सारे कारण हैं, इसलिए बाहर जाइए और लोगों तक पहुंचने के रास्ते ढूंढें। एसोसिएशन, क्लब, कम्युनिटी सर्विस, सोशल वर्क संस्थाएं आदि से जुड़े या इवेंट में स्वयं सेवक बने। यह प्राथमिकता तय कर लें कि आप हर दिन एक नए व्यक्ति से मिलेंगे और नए संबंध बनाएंगे। अपनी पॉकेट में एक छोटा सा नोट पैड रखने की आदत डालें और जब भी आपको कोई नाम सूझे तो उसे लिख दें। आज कल मैं यह काम अपने मोबाइल ऐप पर करता हूँ। यह याद रहे यह याद रहे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वह व्यक्ति नहीं जीतता जिसके पास बहुत बढ़िया बेचने का कौशल हो या स्टेज पर परफॉर्मेंस का कौशल हो। यहाँ वह व्यक्ति सफल होता है जिसके पास एक बड़ी और बढ़ती हुई लिस्ट हो और जो बिजनेस के लिए अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। लिस्ट, दृढ़ विश्वास एवं उत्साह। मैंने दो श्रेणी के लोगों को इस बिजनेस में बहुत उत्साहित एवं खुश देखा है, जो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं और जिन लोगों की लिस्ट बहुत बड़ी है। मैं अपनी टीम में दो लोगों को जानता हूँ जिसकी लिस्ट हमेशा ही बढ़ती रहती है। वे हैं देवाशीष खुडिंग खुंटिया और निशांत चौधरी। वह हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं और उन्हें मैं दो सबसे सकारात्मक लोगों के रूप में जानता हूँ। इसका कारण बड़ी लिस्ट एवं बड़ी आय है। देवाशीष ओडिशा का एक इंजीनियर है और निशांत ने जब हमारे साथ 3-4 साल पहले बिजनेस शुरू किया था, तब वह करनाल के एक टेलीकॉम स्टोर में 11,000 रुपये प्रतिमाह की आय कमाता था। अब वह एक प्रीमियम कार ड्राइवर करता है और अपनी जॉब से 30 गुना ज्यादा आय कमाता है। संपर्क करना और अपॉइंटमेंट लेना। संपर्क करना और अपॉइंटमेंट लेना सफलता की प्रक्रिया का तीसरी प्रक्रिया है। संपर्क करना और अपॉइंटमेंट लेना। जब आपकी लिस्ट तैयार है और आपने चुनाव भी कर लिया है, तो अब अगला कदम है अपनी लिस्ट के लिए लोगों से संपर्क करना। हम लोगों को दो उद्देश्यों के लिए संपर्क करते हैं: अपने बिजनेस प्लान को शेयर करने के लिए, अपॉइंटमेंट लेने के लिए, या भविष्य में उन्हें प्लान बताने के लिए, आज प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए। यह याद रखें कि लिस्ट बनाने का और लोगों को चुनने का कोई फायदा नहीं है अगर आप तुरंत उनसे संपर्क नहीं करते। मैंने जब यह बिजनेस 11 साल पहले शुरू किया था, तो मुझे लोगों से संपर्क करने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं सच में अपनी एक बड़ी बिजनेस टीम बनाना चाहता था, पर मैं कहीं रुक सा गया था और अपनी लिस्ट के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। मुझे सच में यह नहीं पता था कि क्या वह किसी अस्वीकृति का डर था, या अपनी छवि या इज्जत खो देने का डर था, या खुद में अथवा बिजनेस में आत्मविश्वास की कमी थी, या हो सकता है यह मेरे घमंड, स्टेटस, शिक्षा के कारण था। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा वेतन मिलता था, मैं सीनियर लेवल मैनेजर था जिसकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी खास थी साख थी। एक बार कारण कुछ भी हो, या मेरे सपने पूरे होने की राह में आड़े आ रहे थे। एक दिन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान एक वाक्य ने मुझे बहुत बुरी तरह आहत किया, जिससे मेरी जिंदगी ही बदल गई। अगर भगवान ने आपको एक बहुत अच्छे अवसर के साथ नवाजा है, तो आपको उस अवसर को सिर्फ अपने तक सीमित रखने का कोई हक नहीं है। उस लीडर ने आगे इस बात पर जोर देकर बताया कि अगर मैं इस सुअवसर को अन्य लोगों के साथ नहीं बांटूंगा, तो मैं स्वार्थी कहलाऊंगा। धीरे धीरे मुझे इस बात का आभास होने लगा और यह यह मेरे भीतर ऐसे समाहित हो गई कि अगली बार जब भी मैं यह अवसर दूसरों के साथ बांटता, तो मुझे ऐसा लगता कि मैं
भगवान का ही कोई काम कर रहा हूँ। हर प्रेजेंटेशन के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि अपने अवसरों को दूसरों के साथ बांटकर सामाजिक कल्याण का कोई काम कर रहा हूँ। जब आप अपनी लिस्ट के लोगों से संपर्क करने लगते हैं तो मेरी यह गाइडलाइन अवश्य ध्यान रखें। मेरी टीम के हजारों पार्टनर और मैंने विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ अलग-अलग प्रकार की युक्तियां अपनाने की कोशिश की। हर बार मैंने यह पाया कि सबसे पहले हॉट कैटेगरी के लोगों से मिलना चाहिए और फिर वार्म कोल्ड श्रेणी के लोगों को लोगों को संपर्क करें। कोल्ड श्रेणी के लोगों को पहले वार्म श्रेणी में लाइए और फिर उनके साथ अपने अवसरों को शेयर कीजिए। अपनी लिस्ट के लोगों को अप्रोच करने के सर्वोत्तम दिशा निर्देश। कैटेगरी, हॉट कैटेगरी कार्यवाही, उसके लिए क्या करें? इस पाठ में दिए गए 6 प्रकार के संपर्क के तरीके में से किसी एक का प्रयोग कर लोगों को तुरंत कॉल करें और उनसे अपॉइंटमेंट लें। वार्म कैटेगरी के लोग, इनके साथ क्या कार्रवाई करें? उनके साथ तुरंत मीटिंग या फोन कॉल करके पहले उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर करें। इस मीटिंग कॉल के दौरान बिजनेस की कोई बात ना करें। जब ऊपर लिखी बात हो जाए तो उन्हें कॉल करें और 6 प्रकार के संपर्क करने के तरीकों में एक का प्रयोग कर अपॉइंटमेंट लें। कोल्ड लिस्ट, उन इनके साथ कार्रवाई करने का तरीका, उनके साथ बातचीत शुरू कीजिए और अपने संबंध सुधारिए। जब लोगों से संबंध आगे बढ़ने लगे और वह वार्म कैटेगरी में चले जाएं, तो फिर ऊपर सुझाई गए 6 अप्रोचों का उपयोग कर अपने प्लान को शेयर करने के लिए अपॉइंटमेंट लें। उन लोगों के साथ जहां रिश्ते आगे बढ़ने लगे कोई गुंजाइश नहीं दिखती, उन्हें अपनी लिस्ट में अगले साल के लिए डाल दीजिए। जिन लोगों को आपने अपने उत्पाद शेयर करने के लिए चुना है उन्हें हॉट, वार्म या कोल्ड की श्रेणी में डाल दीजिए और हॉट एवं वार्म कैटेगरी के लोगों के साथ अपने उत्पादों को तुरंत शेयर करना शुरू कर दीजिए। आप हॉट एवं वार्म कैटेगरी के लिए किसी भी सुझाई गई अप्रोच का इस्तेमाल कर उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपके अपलाइन किसी और अप्रोच को सुझाते हैं तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुभव सबसे बड़ा टीचर है। हर अप्रोच के साथ प्रयोग करके देखें कि आपके लिए क्या सबसे सही है। आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट मिले और वह भी इस तरह कि हमारे प्रोस्पेक्ट के हमारे पार्टनर बनने के मौके बढ़ जाएं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए सुझाए गए तरीके। सीधा अप्रोच, द डायरेक्ट अप्रोच। इस अप्रोच का इस्तेमाल तब होता है जब आप लोगों को इस एक बिजनेस में काम कर शुरू करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसका मैसेज बहुत साफ है कि यह बिजनेस शुरू करने के लिए एक आमंत्रण है। इसके लिए संभव आलेख स्क्रिप्ट इस तरह है। पहला, आपके मौजूदा जॉब प्रोफेशन को बिना अस्त व्यस्त किए क्या आप किसी अतिरिक्त पैसा कमाने वाले एक बिजनेस प्रस्ताव को देखना चाहेंगे? दूसरा, मुझे लगता है कि मैंने अपनी वित्तीय चुनौतियों को सुलझाने के लिए एक रास्ता तलाश कर लिया है। क्या आप वह देखना चाहेंगे जिससे शायद आप भी अपनी चुनौतियों को सुलझा सकें? तीसरा, जब आपने मुझसे कहा था किसी एक को चुनें, आपको ज्यादा पैसे चाहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, एक बेहतर जीवन शैली चाहते हैं, ज्यादा बचाना चाहते हैं, अपनी जॉब से घृणा करते हैं, नया घर चाहते हैं। क्या आप उस समय गंभीर थे या सिर्फ मजाक कर रहे थे? सब इस सवाल का उत्तर हाँ में ही देते हैं। मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसा ही ढूंढ लिया है जो आपको पाने में मदद करेगा, जो आपको उस बात को दोहराया जिसे आपने आपसे अभी कहा है, पाने में आपको मदद कर सकता है। अगला, क्या आपको एक बेहतर जॉब मिल गई है? मुझे लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ ऐसा अच्छा ढूंढा है जिसके बाद आपको अपने लिए किसी जॉब की जरूरत नहीं होगी। अगला, आखिरकार मुझे कुछ ऐसा मिल गया है जहां हम दोनों एक साथ पार्टनर बनकर अपने सपनों की जिंदगी जी सकते हैं। अगला, सबको पता है कि हमारे पास कम से कम आय के 2 स्रोत होने चाहिए। क्या आप करने लायक, जांची परखी और प्रमाणित आय का दूसरा स्रोत अपने लिए देखना चाहेंगे? अगला, बहुत सालों की रिसर्च के बाद मैंने एक बिजनेस ढूंढा है जहां आप अपने घर से पार्ट टाइम काम कर सकते हैं पर अपनी फुल टाइम जॉब प्रोफेशन से ज्यादा कमा सकते हैं। दूसरा तरीका है राय।
ओपिनियन। यह एक बहुत सशक्त अप्रोच है जिसमें आप अपने प्रोस्पेक्ट के अहम भाव को बढ़ाते हैं। चूंकि आप उनसे ओपिनियन, सलाह या मशवरा लेना चाहते हैं, तो वह भी एक बड़े आदमी की तरह मीटिंग के लिए आएंगे और अपनी सलाह देंगे। यह अधिकांश नौजवानों के लिए कारगर है जब वह अपने से ज्यादा उम्र के लोगों से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, या फिर जब भी कोई किसी ऐसे व्यक्ति से अपॉइंटमेंट लेना चाहता है जिन्हें वह अपना वरिष्ठ मानता है या अपने से किसी मामले में बेहतर मानता है। मैंने एक ऐसे प्रोजेक्ट में काम करना शुरू किया है जिससे मेरे सभी वित्तीय चिंताएं दूर होने वाली हैं। मुझे इसमें आपकी सलाह चाहिए। क्या आप यहाँ आकर मुझे इस बारे में अपनी सलाह देंगे? दूसरा, मुझे एक ऐसा तरीका पता चला गया है जहाँ से मैं अपने सपनों को जल्दी पूरा कर सकता हूँ, पर उसमें पूरी तरह से डूब जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप उसे एक बार देख लें और अपनी एक्सपर्ट सलाह दें। तीसरा, मेरे पिताजी हमेशा कहा करते हैं थे कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आप उन व्यक्तियों से सलाह लें जिनकी आप इज्जत करते हैं और पसंद करते हैं। अगर मैं आपको अपने नए बिजनेस के बारे में बताऊं, तो क्या आप मेरे नए बिजनेस के लिए मुझे अपनी कीमती सलाह देना चाहेंगे? चौथा, मेरी कंपनी आपके शहर में भी काम शुरू करने जा रही है। क्या आप मुझ पर एक एहसान कर देंगे? क्या आप मेरे काम की समीक्षा कर मुझे यह बता सकते हैं कि क्या यह आपके इलाके में काम करेगा? अगला, मैंने एक साबित मैंने एक साबित हुआ, जांचा परखा और करने लायक बिजनेस पा लिया है जिससे मैं अमीर एवं प्रसिद्ध हो जाऊंगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह मेरे लिए क्या सही है? भ्रांति, सस्पेंस। जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, इस अप्रोच में हम अपने प्रोस्पेक्ट को एक मीटिंग के लिए आमंत्रित करते हैं जिसमें हम उन्हें यह नहीं बताते कि असली में ये हम क्या करते हैं। हम उन्हें अपने बिजनेस का नाम नहीं बताएंगे, पर हम उन्हें बिजनेस की सारी विशेषताएं एवं लाभ बताएंगे, जैसा असली में अधिकांश पारंपरिक विज्ञापनों में विश्व प्रयत्न हो रहा है। याद रहे कि जो कुछ भी हो जाए, आप किसी से झूठ नहीं बोलेंगे और किसी तरह से कोई झूठे दावे पेश नहीं करेंगे। लोगों को सिर्फ पार्टी के नाम पर या दोस्तों की पार्टी के नाम पर आमंत्रित मत करो। यह अप्रोच उन लोगों के साथ अच्छी बैठेगी जो लोग आपके हम उम्र हो या आपसे कम उम्र के हों, आप अपने सहकर्मी हो या आपके जूनियर हैं। मेरे एक मित्र ने मेरे लिए एक फाइनेंशियल प्लान बनाया है जिससे मैं अगले 5 सालों में एक बड़ी मासिक आय के साथ रिटायर हो सकता हूँ। अगर आप भी इसे देखना चाहते हैं तो मैं आपसे वह शेयर कर सकता हूँ। दूसरा, मैंने हमेशा यह सोचा है कि बिजनेस करना जोखिम भरा काम है और इसके लिए बहुत पैसों की जरूरत होती है, पर मैं गलत था। मैंने आश्चर्यजनक कम निवेश और जीरो रिस्क वाला एक बिजनेस देखा है जिसमें अविश्वसनीय रिटर्न मिल सकते हैं, और मैं इस बारे में बहुत उत्साहित हूँ। चलो मिलते हैं और मैं आपको यह दिखाता हूँ। तीसरा, क्या आपने आपका करियर ऑप्शन खुला रखा है? उत्तर की प्रतीक्षा करो। सभी का जवाब हाँ है, और जैसे ही वह हाँ कहे, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र ने एक बहुत अच्छे करियर अवसर के बारे में मुझे बताया है, और वह भी एक तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री में। आप इसे एक बार क्यों नहीं देखते? शायद कोई बात बन जाए। अगला, आप जो भी कर रहे हैं, क्या जिंदगी भर आप वही करना चाहेंगे? इस अर्थ व्यवस्था में हर कोई अच्छे अवसर एवं काम करने के आगे के अवसर तलाशता है। एक तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री के बारे में मेरा एक दोस्त एक बेहतरीन अवसर की बात कर रहा था। हम तो अगले सप्ताहांत मिल रहे हैं। मैं उनसे पूछ सकता हूँ क्या आप भी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं? अगला, मौजूदा अर्थव्यवस्था में सिर्फ एक आय के स्रोत पर रहना क्या सुरक्षित है? आपने अपनी आय के स्रोत को बढ़ाने की कभी नहीं सोची? असाधारण उत्तर होता है, हाँ मैं सोच रहा हूँ आदि। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो आपकी तरह ही जॉब करते हैं, ने एक न, ने एक करने लायक, जांचा परखा और पहले से साबित हुए बिजनेस को आय का दूसरा स्रोत बनाने की बात की है। मैं अगले सप्ताहांत उनसे मिलने जा रहा हूँ। क्या आप उनसे मेरे साथ देखने चलेंगे? अगला, आप ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग, प्राइवेट फ्रेंचाइजी रिटेलिंग,
प्राइवेट फ्रेंचाइजी, रिटेलिंग, ई कॉमर्स, हेल्थ केयर या जिस इंडस्ट्री का वह उत्पाद या सेवाएं हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने दोस्त के साथ ई कॉमर्स बिजनेस शुरू किया है। यहाँ आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा अवसर हैं और हम मिलकर काम कर रहे हैं। हमें एक पार्टनर की ज़रूरत है। क्या आप एक बार देखेंगे कि आपको यह कैसा लगा और क्या यह आपको सूट करता है? इन अप्रोचों में हम डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का नाम नहीं ले रहे हैं, पर जिस इंडस्ट्री में हमारे उत्पाद एवं सेवाओं का इस्तेमाल हो रहा है उनका नाम ले रहे हैं। जब आप झूठ नहीं बोलते हैं, तब वह तब तक यह एकदम सही अप्रोच है। मूलतः नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? यह वितरण का एक साधन है। नेटवर्क मार्केटिंग एक अन्य चैनलों में अंतर सिर्फ उत्पादों के वितरण के कारण आता है। एक साधारण से उत्पाद जैसे टूथपेस्ट को लेते हैं। अगर वह आपके घर के पास किसी छोटे से स्टोर में बेचा जा रहा है तो वह किराना रिटेल स्टोर सेल्स है। अगर बड़े रिटेल स्टोर जैसे बिग बाजार में जा रहा है तो उसे ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग कहते हैं। अगर यह बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए बेचा जा रहा है तो इसे होम सेलिंग कहते हैं। अगर इसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट के जरिए बेचा जा रहा है तो इसे ई कॉमर्स कहते हैं। अगर इसे हमारे द्वारा बेचा जाए तो इसे डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। एक रिटेल दुकान वाला जो एक टूथपेस्ट और पर्सनल केयर की चीजें बेचता है, वह अपने बिजनेस को इन तरीकों से बेच सकता है। मैं एक रिटेल स्टोर ओनर हूँ, या मैं पर्सनल केयर बिजनेस में हूँ, या मैं डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हूँ, ये सभी बातें सही हैं। फैलाव, एक्सपेंशन। यह अप्रोच बहुत आसान है। जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वह आपके इलाके में अपना बिजनेस शुरू करने वाली है। हम कुछ ऐसे लोगों के सहयोग की खोज में हैं जो महत्वाकांक्षी हों और बड़े सपने देखते हों। अगर आप महत्वाकांक्षी हैं और नए अवसर तलाशने के लिए तैयार हैं तो तो मैं आपके साथ की मीटिंग करा सकता हूँ। देखते हैं, शायद कोई बात बन जाए। दूसरा तरीका, जैसा कि आप जानते मैं सफलतापूर्वक एक अच्छा बिजनेस चला रहा हूँ। मेरे पास इस साल के लिए कुछ बड़े प्लान हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी अच्छे आदमी को इस काम के पार्टनर बनाऊं। अगर आप बड़े सपने देखते हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हम एक मीटिंग रख सकते हैं। चलो एक साथ मिलकर कुछ संभावना तलाशें। अप्रोच का पांचवा तरीका, अभ्यास, प्रैक्टिस। यह तरीका करीबी दोस्तों के साथ एवं रिश्तेदारों के साथ ही काम करता है। मैंने अभी एक नया बिजनेस शुरू किया है और मैं थोड़ा नर्वस हूँ। किसी और से बात करने से पहले मैं अपने किसी करीबी दोस्त के साथ इसका अभ्यास करना चाहता हूँ। आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपके साथ इसकी प्रैक्टिस करूँ? छठा तरीका, संदर्भ एवं सिफारिशें, रेफरेंस एवं रिकमेंडेशन। यह अप्रोच कमाल की है और अधिकांश लोगों के लिए काम करती है। यह बहुत प्रभावशाली भी है क्योंकि यह बहुत सारे मनोवैज्ञानिक लेवल पर काम करती है। इस अप्रोच में आप अपने प्रैक्टिस प्रोस्पेक्ट को यह बताते हैं कि प्रोस्पेक्ट है वो प्रोस्पेक्ट है ही नहीं, और आप कुछ ऐसे लोगों की तलाश में हैं जिन्हें वो जानते हैं और वह इस बिजनेस को करने के लिए सही व्यक्ति हो सकते हैं। पहला, जो बिजनेस मैं अभी कर रहा हूँ हो सकता है वह आपके लिए ना हो। मैं कुछ ऐसे लोगों की तलाश में हूँ जो महत्वाकांक्षी हों, ऊंचे ख्वाब देखने वाला हो और कुछ बड़ा पैसा कमाना चाहता हो। पर इससे पहले कि आप उसे मुझे रेफर करो, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जो करता हूँ क्या मैं उसे आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जिससे आप मुझे एक सही व्यक्ति रेफर कर पाओ। दूसरा, आपको अभी मेरे बिजनेस की जरूरत नहीं होगी, पर जैसा इंडस्ट्री का आकलन है, मेरा बिजनेस देश के सबसे तेजी से बढ़ने वाले बिजनेस में से है। मुझे पता है कि आपके पास इसी तरह के बिजनेस प्लान के प्रस्ताव के साथ कोई और व्यक्ति भविष्य में जरूर आएगा या आप उसे शुरू करने में रुचि दिखाएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊंगा ताकि आप जब चाहें इसका विश्लेषण कर ले और सही से तुलना कर लें और उस समय सही निर्णय ले लें। अगला, आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो अपनी जॉब से खुश है और जॉब बदलना चाहते हैं। अगला, आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश में है जिसमें कम से कम रिस्क हो, कम निवेश हो और वह अपनी जॉब या प्रोफेशन में
रहते हुए भी काम कर सकते हैं। अगला, आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने मौजूदा बिजनेस से परेशान हैं और अपनी आय के अन्य स्रोत की तलाश में हैं। अगला, वे कौन लोग हैं जो अपने मौजूदा प्रोफेशन के साथ आय का दूसरा स्रोत बनाना चाहते हैं। अगला, मैं ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहा हूं जो आपके इलाके में आना चाहते हैं और मैं कुछ ऐसे लोगों की तलाश में हूं जो ऊंचे सपने देखते हों, काम की ओर उन्मुख हों और अपनी आय में कुछ बढ़ोतरी चाहते हों। इस जगह का कर फर्स्ट मूवर्स बनना चाहते हों। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस व्याख्या में सही बैठता है। ऊपर दिए गए 5 सवालों में बिना किसी जवाब की अपेक्षा किए कहे बिना किस बिना आप कहें किसी और से मिलने से पहले या उनका नाम जानने से पहले मैं अच्छे से आपको अपना बिजनेस मॉडल बता देना चाहता हूँ। क्या हम शनिवार की शाम करीब 6 बजे मिल सकते हैं? कोई ऐसा दिन या समय सुझाएं जो सामान्यतः उनके लिए फ्री हो। यह वो तरीके हैं जिन्हें मैंने अधिकांश लोगों के साथ काम करते देखा है। आप किसी दूसरी अप्रोच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वह आपके काम आएगी। अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे और अपने अपलाइन की सलाह से काम करेंगे तो मैं किसी भी रचनात्मक अप्रोच को सही मानता हूँ। यह याद रखें कि आप ऊपर लिखे कोई भी तरीके से उन्हें बुलाएं। अगर वह आपके पास आ गए और आपकी मीटिंग शुरू हो गई तो वह यह भूल जाएंगे कि आपने उन्हें क्या कहकर बुलाया था और वह एक मीटिंग जैसी सामान्य मीटिंग होगी। हालांकि कुछ लोग आपसे मुलाकात करेंगे और कुछ आपसे जानकारी मांगेंगे। अगर आप फोन पर या ईमेल पर या व्हाट्सएप पर उन्हें सारी सूचनाएं दे देंगे तो मीटिंग में आने का कोई मतलब ही नहीं हो रहेगा और आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। हमारा उद्देश्य है कि हम मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट लें, इसलिए हम सिर्फ वही सूचनाएं देंगे जिससे और जानने की इच्छा पैदा होगी और आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिलने में मदद मिलेगी। अपने निमंत्रण इतने आत्मविश्वास से भरे एवं प्रेरक हों कि आपका प्रोस्पेक्ट मीटिंग के लिए जरूर। अगर कोई आदमी मीटिंग में आने से पहले आपसे कोई और सूचना मांगता है तो आप अपने अपलाइन से कोई वीडियो लिंक मांगिए या कोई ऐसा टूल जो आप अपने प्रोस्पेक्ट को इस स्टेज पर भेज सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने की सही प्रक्रिया। मैंने अपॉइंटमेंट लेने के कई संभव अप्रोच बता दिए हैं। अब आप अलग अलग प्रोस्पेक्ट और हालात के अनुसार सबसे उपयुक्त तरीके का इस्तेमाल कर सर्वोत्तम रिजल्ट ले सकते हैं। अब आप कॉल करने के लिए तैयार हो जाइए, पर अपॉइंटमेंट मिल जाए इसके लिए सुनिश्चित करें कि आप इसके लिए सही तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीचे दी गई प्रक्रिया से आप अच्छा निमंत्रण दे पाएंगे जिससे आपके अपॉइंटमेंट मिलने की उम्मीदें कई गुना बढ़ जाएगी और यह भी सुनिश्चित हो जाएगा कि आपका प्रोस्पेक्ट अपने सही अप्रोच के साथ आएगा। क्वालिटी अपॉइंटमेंट लेने के 9 साधारण कदम। पहला, एक सकारात्मक एवं आनंदमय मनोदशा में जाएं। दूसरा, उसी मनोदशा को बनाए रखते हुए मुस्कुराते हुए कॉल करें। तीसरा, अभिवादन एवं हालचाल। चौथा, सराहना करना। पांचवा, निमंत्रण देना। छठा, प्रोस्पेक्ट से पुष्टि कंफर्मेशन। सातवां, प्रतिबद्धता। मुस्कुराते हुए कॉल समाप्त करें। नौवां, अगर कोई जानकारी भेजनी है तो भेजें। पहला, एक सकारात्मक एवं आनंदमय मनोदशा में आए। मेरे अंतर्राष्ट्रीय मास्टर NLP सर्टिफिकेशन के दौरान मैंने सीखा कि आपकी मनोदशा आपकी जानकारी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए हर कॉल या मीटिंग से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप सही मनोदशा में हैं। जब मैं यह कहता हूं तो इससे मेरा तात्पर्य उस मौके पर मेरी मानसिक स्थिति से है। आपकी मानसिक स्थिति आपके विचारों, स्वयं से बातचीत और उस खास समय पर आपकी उन भावनाओं से है जिससे जिनसे होकर आप उस समय गुजर रहे हैं। पहले हमेशा मनोदशा सही होती है, फिर जानकारी होती है। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव भावनाओं जैसे आत्मविश्वास का अभाव, शक, परेशानी, चिंता आदि को छोड़ दें। यह कोई जीने मरने का सवाल नहीं है, यह पार्टनरशिप के लिए एक निमंत्रण है जिससे उस व्यक्ति की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है।
यह कॉल कुछ देने के लिए है, कुछ लेने के लिए नहीं है। अपने शरीर को हिलाएं डुलाएं, कुछ अच्छा संगीत सुने, उत्थान वाली कुछ वीडियो देखें और भौतिक स्वयं के भीतर सकारात्मक आशावादी विचारों के साथ अपना दिमाग सर्वोत्तम स्थिति में रखें। हो सकता है कि आप पहली बार किसी से ऐसी बातें सुन रहे होंगे, पर यह सालों की ट्रेनिंग और कई सालों से लोगों के बीच काम करते करते आई है। आप भी इनका इस्तेमाल कीजिए और आपको पहली कॉल में ही सुधार दिखने लगेगा। दूसरा, उसी मनोदशा को बनाए रखते हुए मुस्कुराते हुए कॉल करें। जब अब अपना फोन उठाएं और कॉल लगाइए। जितना ज्यादा मुस्कुरा सकते हैं उतना मुस्कुराइए और उसी मनोदशा में बने रहिए। विश्वास मानिए, आपकी मुस्कुराहट फोन के दूसरे तरफ देखी जा सकती है। तीसरा, अभिवादन एवं हालचाल। अपना फोन सामान्य अभिवादन के साथ शुरू कीजिए और पूछिए कि उनकी तरफ क्या सब ठीक चल रहा है। उनके परिवार एवं काम के बारे में पूछिए और उनके जवाब का इंतजार कीजिए। अगर वह व्यक्ति किसी गंभीर काम में फंसा हुआ है तो नए बिजनेस के बारे में बात करने का सही समय नहीं है। बिजनेस अप्रोच को अगली बार के लिए रखें और उस व्यक्ति के साथ अपनी कॉल को पहले की तरह जारी रखें। चौथा, प्रोस्पेक्ट की सराहना करें। हर व्यक्ति एक अच्छी सराहना पसंद करता है। वह सामने वाले व्यक्ति के मनोबल को ऊंचा करती है और मीटिंग के माहौल में ऊर्जा डालती है। प्रोस्पेक्ट की कम शब्दों में पर अच्छी तरह से सराहना कीजिए। पांचवा, इन 6 अप्रोचों में से किसी का भी इस्तेमाल करके निमंत्रण दें। किसी भी अप्रोच का इस्तेमाल कर अपने प्रोस्पेक्ट को मीटिंग के लिए बुलाएं। जब ऊपर दिए 4 कदम परे हो जाएं तो सिर्फ यह कहें, मैंने आपको आज एक खास काम के लिए फोन किया है। फिर उसके बाद उस व्यक्ति को मीटिंग के लिए निमंत्रण दें। इसके बाद हम अगले 2 मिनट में कॉल समाप्त कर देना चाहेंगे, इसलिए नीचे लिखे गए अनुक्रम का ध्यान रखें। अगर पहले 4 स्टेप्स में ज्यादा टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन निमंत्रण आप कॉल के अंतिम 3 से 5 मिनट में ही दें। उसी आनंदमय मनोदशा में रहें जैसे शुरुआती में थे और एक सही भाव के साथ निमंत्रण दें। यह निमंत्रण आमने सामने की मीटिंग के लिए हो सकता है या ग्रुप मीटिंग के लिए या हॉल मीटिंग के लिए भी हो सकता है। यह देखना होगा कि कौन सी मीटिंग उपलब्ध है और सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सही है। इस स्थिति में प्रोस्पेक्ट कुछ और सूचनाओं के बारे में पूछ सकते हैं। अपने आप पर नियंत्रण रखें और फोन पर ज्यादा सूचनाएं न दें। बातचीत को वापस व्यक्तिगत मीटिंग के लिए मोड़िए। अगर आपको कुछ सूचना देनी भी है तो वह सूचना दीजिए जिससे आपका एक या 2 उद्देश्य पूरा हो जाए। पहला, इससे आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिलने में मदद मिलेगी। दूसरा, मीटिंग में आने से पहले यह प्रोस्पेक्ट के दिमाग में सही सोच बनाएगी। छठा अप्रोच, प्रोस्पेक्ट से पुष्टि कंफर्मेशन। अब समय है कि उस व्यक्ति के समय की पुष्टि कर लेने का, चाहे वह ग्रुप मीटिंग हो या हॉल मीटिंग। आपको समय देना होगा और उनसे आप उसकी पुष्टि भी करनी होगी। अगर यह आमने सामने की मीटिंग भी है तो भी मैं चाहूंगा कि आप अपना एक दिन एवं समय उन्हें दें। बस थोड़े लचीले बने और कुछ विकल्प दें, पर इन सब में पुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। सातवां, प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता अपने अपॉइंटमेंट्स की व्याख्या को संक्षेप में व्यक्त करने एवं उसे अपने प्रोस्पेक्ट के दिमाग में सही से डालने के अलावा कुछ नहीं है। इसके लिए यह कह सकते हैं, तब तो सही है, हम लोग शनिवार की शाम 7 बजे हमारे घर पर मिल रहे हैं, या कोई अन्य जगह जो आपने निर्धारित की है। अगर संभव हो तो 10-15 मिनट पहले पहुंच जाना और यह सुनिश्चित करना कि अगले 1 घंटे के लिए आपकी कोई और व्यस्तताएं नहीं है। आठवां, मुस्कुराते हुए कॉल समाप्त करें। अब समय आ गया है फोन काटने का। बहुत उत्साह के साथ अलविदा कहें। नौवां, अगर कोई जानकारी भेजनी है तो भेजें। अगर आपने अपनी कॉल के दौरान कोई सूचना देने का वादा किया है तो वह सूचना फोन कट करने के तुरंत बाद या कुछ घंटों के भीतर दे दीजिए। अपने अपलाइन के साथ बात कर लीजिए कि अपने प्रोस्पेक्ट को इस स्टेज में क्या क्या भेज सकते हैं। कभी भी किसी को पूरा बिजनेस प्रेजेंटेशन नहीं मेल करें। किसी से अपॉइंटमेंट लेने से पहले निम्नलिखित गाइडलाइनों को फॉलो करें। पहला, हमेशा फोन से अपॉइंटमेंट लें, यह आसान भी है और जल्दी भी। दूसरा, सिर्फ अपॉइंटमेंट लें, अपना प्लान ना समझाएं। किस
KISS सिद्धांत को अपनाएं। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। फोन पर ज्यादा जानकारियां ना दें। जितना ज्यादा आप फोन पर बातें बताएंगे, मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट मिलने के मौके उतने ही कम हो जाएंगे। मुझे पता है कि समय बदल रहा है और लोगों ने असली मीटिंग के बदले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या स्काई का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। मेरे विचार से आप पहले आमने-सामने की मीटिंग में महारत हासिल करें, फिर दूसरी तकनीक पर जाएं। वैसे भी यह बिजनेस दोहराव का है, इसलिए ऐसा काम करें जिससे आसानी से दोहराया जा सके। तीसरा, आप अपने आप को भावनात्मक रूप से इस फोन कॉल के परिणाम से अलग कर लें। मुझे पता है कि यह कहना आसान है पर करना मुश्किल। पर याद रखिए, हम सिर्फ सेल्स नहीं करते, हम सलाहकार हैं जो लोगों को सशक्त कर सकते हैं एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए। वैसे भी शुरुआती मीटिंग में हम जानकारी और प्रोत्साहन देना चाहते हैं, तो जैसे भी परिणाम हो, खुशी से इस अनुभव का आनंद लें और आगे बढ़ जाएं। चौथा, यह एक नंबर गेम है। शुरुआत की कुछ कॉलों को मत आंकिए और जल्दबाजी में गलत धारणा मत बनाइए। अगर आप बहुत सारी कॉल करेंगे तो आपको जितने चाहिए उतने अपॉइंटमेंट मिलेंगे। पांचवा, झूठ मत बोलो। ऐसा कभी ना करें कि आपने लोगों को जन्मदिन की पार्टी या किसी अन्य पार्टी कहकर आमंत्रित किया और वह वहां उन्हें अपना बिजनेस प्लान दिखाना शुरू कर दिया। यह करना बहुत सबसे बुरी चीज है। वे आपको धोखेबाज मानेंगे और कोई भी धोखेबाजों के साथ अपना भविष्य बनाना नहीं चाहता। जैसे आप हैं वैसे ही बने रहिए, किसी दूसरे की तरह बनने की कोशिश मत कीजिए। आप जैसे भी हैं, आपके प्रोस्पेक्ट आपको वैसे ही जानते हैं और प्यार करते हैं। लोगों से सीखें, लोगों की प्रशंसा करें, पर किसी और की तरह मत बने। आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। सातवां, एक सकारात्मक आत्म छवि के साथ काम करें। मजबूत एवं विश्वासी बने। इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से आप सबसे को अच्छा सा उपहार दे सकते हैं जिससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। आपके पास एक बेहतर तरीका है जिसे आपको अपने आत्मविश्वास एवं भरोसे के साथ सारी दुनिया के साथ शेयर करना चाहिए। आठवां, थोड़ी जल्दी में रहो। जो लोग व्यस्त हैं और जो लोग थोड़ा जल्दी में होते हैं, उन्हें सफल माना जाता है। अगर आप अपने फोन कॉल से यह दिखाते हैं कि आपको जल्दी है, तो आपकी कॉल एक बेहतर एवं जल्दी रिजल्ट के साथ समाप्त हो जाएगी। आप कम प्रश्नों के साथ जल्दी अपॉइंटमेंट पा सकते हैं, यहाँ तक कि लोग आपसे मिलने के लिए इच्छुक भी होंगे। प्रोस्पेक्टिंग, भावी सहभागी तैयार करना। हमने अभी तक जिसको भी अप्रोच किया है वो हॉट एवं वार्म की श्रेणी से हैं, जिनसे हमें अभी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। पर अभी हमारी लिस्ट की कोल्ड कैटेगरी में भी लोग हैं और कई अनगिनत अनजान लोग हैं जिन्हें हमने भविष्य में अपनी लिस्ट में जोड़ना है। इन लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना और उसके बाद उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन दिखाना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की लाइफ लाइन है, और यह अब हमें कभी न खत्म होने वाले प्रोस्पेक्ट की पाइपलाइन दे सकता है। इसे कह सकते हैं प्रोस्पेक्टिंग, और यह हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक ऊंचा मुकाम हासिल करा सकता है। शब्दकोश की परिभाषा के अनुसार प्रोस्पेक्टिंग का अर्थ किसी काम के लिए लगातार की गई गतिविधियां हैं जिससे संभावित उपभोक्ताओं के साथ आमने सामने की मीटिंग हो जाए। इसके तहत वह सब गतिविधियां आती हैं जो एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए की जाती है। मूलतः इसका मतलब किसी अजनबी या दूसरी दूर की पहचान वाले को एक भावी सहभागी में बदलना होता है। अच्छी प्रोस्पेक्टिंग के लिए सुझाव: धीरे धीरे कोल्ड कैटेगरी के लोगों के साथ अपनी बातचीत बढ़ाओ। उसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर, एक अनौपचारिक फोन करके, त्योहारों में शुभकामनाएं, व्हाट्सएप एवं संदेशों और उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लाइव करके लाइक करके इसकी अच्छी शुरुआत की जा सकती है। इसे लगातार जारी रखें और अपने रिश्ते मजबूत बनाने के लिए काम करते रहें। दूसरा, ऐसे अवसरों की हमेशा तलाश में रहिए जिससे आप लोगों की सराहना कर उसकी प्रशंसा कर सको। तीसरा, लोगों की सुने। सहानुभूति पूर्वक किसी की बात सुनकर लोगों से आसानी से संबंध बनाए जा सकते हैं। चौथा, हमेशा इस इरादे के साथ काम करो कि दूसरों की मदद कर सके। जहां तक हो सकता है लोगों की मदद करने की आदत बनाओ। लोगों को रेफरेंस दो
रेफरेंस दो जिससे उनके बिजनेस को सहायता मिले। लोगों को आपस में जोड़ो और फिर एक समाधान देने वाली व्यक्ति के रूप में अपना नाम कमाओ, जो हर किसी की समस्या का समाधान करता है। इससे लोग तुम्हारी तरफ खुद ब खुद खींचे चले आएंगे और आपकी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। पांचवा, हर रिश्ता अलग होता है और अलग समय और आकार लेता है। असल में हमारा उद्देश्य आपके रिश्तों को एक ऐसे मुकाम पर लेकर जाना है जहां वह व्यक्ति खुद बिजनेस में आने के लिए कहता है। ऐसा हमेशा करते रहें और इससे अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए अच्छे पार्टनर एवं जिंदगी भर के लिए अच्छे दोस्त बन जाएंगे। छठा, क्या तुम हर आदमी के साथ रिश्ते निभा पाओगे? एकदम नहीं। कुछ लोगों के साथ अगर चीजें आगे नहीं बढ़ रही है तो परेशान मत हो। आपका उद्देश्य है ऐसे सही लोगों को चुनना जो आपके बिजनेस को शेयर कर सके, और याद रखें कि रिश्ते भी तभी आगे बढ़ते हैं जब दोनों तरफ के लोग इसके लिए प्रयास करें और इसके लिए इच्छुक हों। सातवां, जिन लोगों के साथ रिश्ते आगे बढ़ते हैं और वे वार्म श्रेणी में आ जाते हैं तो सुझाए गए किसी भी तरीके से अपने प्लान को शेयर करने के लिए उनसे अपॉइंटमेंट लें। आठवां, जिन लोगों के साथ आपके रिश्ते रुक गए हैं और आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उन्हें अगले साल तक के लिए एक किनारे में रख दीजिए। किसी को अपनी पहली मीटिंग में ही प्लान मत दिखाइए। अपने रिश्तों के लिए काम कीजिए और जब सही समय होगा तो आप अपने बिजनेस का प्लान उनसे शेयर कर सकते हैं। नौवां, अपने बिजनेस के पहले 6 से 9 महीनों में नकारात्मक वृत्ति के लोगों से दूर रहें। हर जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ हमेशा कुछ न कुछ गलत होता ही रहता है और दूसरों में गलतियां ढूंढने के अलावा वह कुछ दूसरा अच्छा काम नहीं कर सकते। वह भगवान में भी गलती ढूंढ लाएंगे। बेहतर है कि ऐसे लोगों से दूर ही रहिए। 10वां, हमेशा एक खोजी रुख रखें। अपने बिजनेस के लिए सही लोगों की खोज में रहिए। बातचीत करने की कला को विकसित कीजिए और ऐसे लोगों की तलाश में रखें जो इन अवसरों की तलाश में है। हमेशा ढूंढने की प्रक्रिया को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाइए। लगातार ढूंढते रहिए। रहने से कभी न कभी खत्म होने वाली भावी सहभागियों की एक बड़ी कतार आपके पास होगी।